नमस्कार। अभी पिछले दिनों मार्केट की गिरावट से जस्ट पहले सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी अपनी स्कीम्स का स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए बोला था। बहुत सारे लोग उस गिरावट का जिम्मेदार स्ट्रेस टेस्ट को भी बोल रहे थे। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेस टेस्ट क्या भला है और ये जो टेस्ट है वो बेसिकली इन्वेस्टर का टेस्ट है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स का टेस्ट है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रैक्टिकली इसको कहाँ तक इस्तेमाल किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन फॉर्म करने में। तो इस टाइटनिंग की सेबी ने शुरुआत की थी आज से कुछ महीने पहले, जहां सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को डायरेक्टिव इशू किया था। बेसिकली डायरेक्टिव नहीं, एडवाइजरी इशू की थी कि वो अपनी अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट है ना उसे डिस्करेज करें। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, आई थिंक कोटक ने भी और कुछ और स्कीम्स ने भी लमसम पैसा लेने से मना कर दिया था। वो अपनी स्कीम में जो पैसा ले रहे वो एसआईपी के थ्रू ही ले रहे थे। सेबी की एडवाइजरी आने के बाद में कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ एएमसी कंपनियों ने ये डिसीजन लिया था। उसके बाद सेबी चीफ एक स्टेटमेंट जारी करती है, द फ्रोथ इज जनरेटिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। मतलब एक तरीके का एक बबल बन रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो ये कहना चाह रही थी। इसी स्टेटमेंट के आने के कुछ दिन बाद ही जब फिर भी मार्केट में जो ये मिड कैप और स्मॉल कैप की जो तेजी चल रही थी उसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं लगता है, तो उन्होंने अल्टीमेटली अपना फाइनल वेपन इस्तेमाल किया कि सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को, सभी एएमसीज को अपने सारे जो स्कीम्स हैं, इक्विटी स्कीम्स है सारी, उन सारी इक्विटी स्कीम्स का स्ट्रेस टेस्ट करना होगा और उस स्ट्रेस टेस्ट 15 दिन में करके उसके रिजल्ट पब्लिकली पब्लिश करने होंगे। तो बेसिकली उस स्ट्रेस टेस्ट में ये हुआ था, उसके रिजल्ट सारे पब्लिकली अवेलेबल है गूगल पे। कि कोई स्कीम बोलता है कि एसबीआई वालों ने बोला कि हम हमारी लार्ज कैप स्कीम्स को 13 दिन में लिक्विडेट कर सकते हैं। कोटक वालों ने अपनी मिड कैप स्कीम के लिए बोला कि 43 डेज में 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट क्या भला है आखिरकार। बेसिकली सेबी ने इस टेस्ट के अंदर जो बोला कंपनियों को, उसका वो ये एक्सरसाइज करने को बोला कि अगर किसी मार्केट की एडवर्स कंडीशन में अगर रिडम्पशन आता है इन्वेस्टर की तरफ से, तो वो अपने पोर्टफोलियो का 25% और 50% कितने दिनों में रिडीम करके पैसा वापस कर सकते हैं। मतलब अपने पोर्टफोलियो का 25 या 50% हिस्सा वो कितने दिन में बेच सकते हैं। सेबी के अनुसार ये जो एक्सरसाइज है ना, ये फंड हाउस की, उस फंड की रिस्क मैनेजमेंट, उस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका डाइवर्सिफिकेशन और उस फंड मैनेजर की एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी दर्शाता है। इस एक्सरसाइज को अगर हम एज ए इन्वेस्टर अगर एक सिर्फ रेगुलेटरी एक्सरसाइज माने, एक थियोरिटिकल एक्सरसाइज माने, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम इस बात को प्रैक्टिकल एज ए इन्वेस्टर छोड़िए, अगर फंड हाउस भी अगर इस बात को प्रैक्टिकली करने पे उतरे, तो क्या ये पॉसिबल है कि 10, 20, 30 हज़ार करोड़ का जो एयूएम म्यूचुअल फंड कंपनियां लेके बैठी हैं उनकी मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स के अंदर, तो क्या वो उसका 25 और 50% हिस्सा क्या लिक्विडेट कर सकती हैं 15, 20, 25, 30 दिन में? मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मैं कारण बताता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है। देखिए, पहली बात तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। बाजार में इतनी लिक्विडिटी ही नहीं होती है कि बाजार इतनी बड़ी सेलिंग को ऑब्जर्व कर सके। क्योंकि अगर सामने की साइड में अगर बायर नहीं होंगे तो आप भले ही बेचने के लिए तैयार हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। दिन की स्टॉक की जो ट्रेडेड वॉल्यूम होती है, उस वॉल्यूम से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये बुल मार्केट है, यहाँ पर स्पेकुलेशन रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से दिन का जो टर्नओवर है स्टॉक का, उसको टर्नओवर को मिला के अगर आप उस स्कीम का फ्री फ्लोट देखेंगे तो वो दोनों अलग अलग बातें हो जाती है। जैसे समझिए कि अगर कोई स्टॉक में 1 करोड़ शेयर का डेली का टर्नओवर है, तो क्या पूरा म्यूचुअल फंड हाउस उस 1 करोड़ को अपने हिसाब से बेच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ये। और दूसरी बात, अगर ये बात बाजार में लीक हो जाती है कि कोई म्यूचुअल फंड XYZ स्कीम में से पैसा निकाल रहा है या कोई म्यूचुअल फंड हाउस अपनी स्कीम को लिक्विडेट कर रहा है, तो बाजार में पैनिक क्रिएट हो जाता है। नॉट ओनली दैट स्कीम, ओवरऑल बाजार में पैनिक क्रिएट हो जाता है। जो भी पुराने लोग हैं उनको 2009 का किस्सा आईसीआईसीआई बैंक का याद होगा। 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक में जो पैनिक की एक जो खबर फैली थी, उस खबर को चलते हुए उनके सारे एटीएम्स में से कैश विड्रॉल करने वालों की भीड़ लग गई थी। इतनी भीड़ लग गई थी कि आईसीआईसीआई के मैनेजमेंट को, इवन आरबीआई को भी सामने आके बोलना पड़ा था कि बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वाइड स्प्रेड र्यूमर होते हैं उनकी वजह से एक
पब्लिक में पैनिक फैल जाता है और पैनिक की वजह से सिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो ये इस वजह से भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस अपनी स्कीम का 25-50% हिस्सा 30-40-50 दिन में निकाल सके। तीसरी बात, जब भी कोई स्टॉक 5-10% के एक लोअर सर्किट पे जाएगा, इतनी बड़ी सेलिंग आएगी तो ऑब्वियसली चूंकि छोटे वाले सारे शेयर्स में जो भी शेयर्स F&O में नहीं है, उन सब स्कीम में, उन सब शेयर्स में एक सर्किट फिल्टर होता है। तो अगर इतनी बड़ी सेलिंग आएगी 100, 250, 500 करोड़ की सिंगल डे में अगर सेलिंग आती है पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो स्टॉक सर्किट लग जाएगा और 2-3 दिन लगातार सर्किट लगने के बाद में सर्किट की जो क्वांटिटी है, क्वांटम है सर्किट का, पहले 20% होता है, फिर 10%, फिर 5% और फिर 2-3% आते आते और स्टॉक ASM GSM में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टॉक में एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, लार्ज कैप स्कीम में पॉसिबल है, बट वो भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो एकदम से स्टॉक 25-30% नीचे आ जाएगा। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सर्किट फिल्टर आ जाता है लागू। इवन एक्सचेंज ही नहीं बेचने देंगे उस स्टॉक को हमारे को। और हम ये देखते हैं बहुत सारे स्टॉक में, अभी टाटा इन्वेस्टमेंट के केस में हमने देखा था कि 7-8 हज़ार के आसपास से स्टॉक सीधा 5500-5800 तक आके रुका था। स्टॉक सर्किट ही नहीं खुला उसका, 5% का डेली सर्किट, तो कहाँ से बेच सकते हो आप स्टॉक? आम इन्हें निवेशक नहीं बेच सकता, तो म्यूचुअल फंड यानी जो इतना होल्डिंग लेके बैठे उनकी तो बात ही अलग है। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि ये स्ट्रेस टेस्ट जो है कितना थ्योरेटिकल और कितना प्रैक्टिकल है। अगर RBI बैंक्स को बोले कि आप अपनी सारी डिपॉजिट्स में से 25% डिपॉजिट या 50% डिपॉजिट क्या 3 दिन में, क्या 30 दिन में वापस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार अगर हाउसिंग फाइनेंस बैंक, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर ये बैंक्स को बोले या NBFCs को बोले कि आप अपने जो लोन पोर्टफोलियो है उसका 50% हिस्सा वापस रिडीम कर दें, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बैंक या NBFC जो इस तरीके के इफेक्ट ले सकते हैं? ना तो वो अपनी लोन बुक को कम कर सकते हैं 25%, 50%, ना वो अपने डिपॉजिट बेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर सिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट हो जाता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी बेसिस के ऊपर होती है कि आपके पास अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। जो पैसा आता रहेगा आपको इतनी बड़ी कहीं भी विड्रॉल नहीं आएगी कि आपको आपकी सर्वाइवल पे इफेक्ट आ जाए। और बहुत सारी जो NBFCs जो फेल होती हैं, अभी DHFL की बात करें या अभी बीच में जो कुछ बैंक्स फेल हुए थे, अमेरिका में जो बैंक फेल हुए थे, उनका बेसिकली मतलब ये है कि वो अपनी करंट जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके NPAs आ गए थे, NPA की वजह से बैंक्स और NBFCs फेल नहीं होती हैं। बेसिकली उनको रीफाइनेंस के लिए पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक हो या कोई भी हो, उनको अपने डिपॉजिटर्स को वापस थोड़े दिन में डिपॉजिट की जब मैच्योरिटी आती है तो उसके बाद में उस पैसे को दोबारा मैच्योरिटी में लाना पड़ता है, दूसरे डिपॉजिट लेने होते हैं। तो अगर सारे डिपॉजिट्स निकल जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, उनके लिए सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज टू बी हेल्ड फॉर एवर। जैसे हम जमीन को, प्रॉपर्टी को लेके रखते हैं, उसके बेचने का दिमाग नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार इक्विटी जो है ना, इक्विटी एज एन एसेट क्लास मतलब आप कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हैं, वो आप बेचने के लिए नहीं बन रहे हैं। हाँ, कभी जरूरत हुई तो आप बेचेंगे, लेकिन वो एक वाइड स्प्रेड सेलिंग नहीं आएगी कि सिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट हो जाए। एक्चुअली सेबी, एक्सचेंज या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी होगा, उसका जो दायित्व है ना, उसका जो जॉब है ना, उस चौकीदार की तरह है जो ये बोलता रहता है कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अगर आप ये सब सुनने के बाद में भी अगर सोते रहते हैं तो वो आपको जगाने के लिए नहीं आने वाले, वो आपको जगाने के लिए कोर्ट में केस फाइल नहीं करने वाले हैं। हाँ, इतना तय है कि आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने हमें जागने के लिए बोला नहीं। ना वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन आप ये जाके नहीं बोल सकते कि हमने इन्हें बताया नहीं, बिकॉज एज एन इक्विटी इन्वेस्टर सबसे पहली जिम्मेवारी तो हमारी होती है। फिर भी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन, वो हमारे को चौकीदार की तरह बोलते जा रहे हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दैट्स इट। इस बात का इन्वेस्टर की एक इन्वेस्टमेंट जर्नी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बेसिस के ऊपर आप जजमेंट ले ही नहीं सकते कि कोई स्कीम कितने दिन में अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकती है। हाँ, रिजल्ट आए, थ्योरी हुई, एक्सचेंज का एक काम पूरा हुआ, सेबी का एक काम पूरा हुआ, दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके की और भी बातें पता लगने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस तरीके की वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।